नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा से सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जांगड़ा साहब, आपका अनुभव बहुत ज़्यादा राजनीति को लेकर रहा है। बहुत सारे चुनाव आपने खुद लड़े हैं और बहुत सारे आपके निर्देशन में आपके प्रभारी होते हुए बहुत सारे चुनाव आप लड़वा चुके हैं। ऐसे में बड़ौदा उपचुनाव को किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, बड़ौदा उपचुनाव का रुझान अब पूरी तरह से आ चुका है और लोगों ने मन बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त पहलवान को हरियाणा की विधानसभा में भेजेंगे। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण लोगों की नज़र में ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश को विकास के मामले में समान दृष्टि से देखा है और बड़ौदा का जैसे हमने चुनाव से पहले हालात देखे, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र ये रहा है। तो लोगों के सामने एक विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग समझते हैं कि 4 साल तक हमारी सरकार है और एक उम्मीदवार के हारने या जीतने से सरकार के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर उम्मीदवार बीजेपी का जीतता है तो इसमें भागीदारी अवश्य सरकार में इलाके की हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा लोगों के सामने है और वो चाहते हैं कि हमारी सरकार में भागीदारी हो और बड़ौदा जो काफ़ी लंबे समय से उपेक्षित रहा है वो विकास के रास्ते के ऊपर चले। और इसमें सरकार ने अपना रुझान जो है एडवांस में स्पष्ट कर दिया है। जैसे 2 कॉलेज बड़ौदा और भैंसवाल में हमारी लड़कियों के लिए कॉलेज मंजूर किए जा चुके हैं, क्लासेज भी शुरू हो चुकी हैं। IMTM की घोषणा मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं और जो बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर बुटाना के अंदर चौधरी दजारा मल ने कभी इसकी स्थापना की थी, वहाँ पर यूनिवर्सिटी की घोषणा हो चुकी है। और जो लोकल काम है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो ड्रेन्स की सफाई है, चाहे पानी का इंतज़ाम है गांव में, वो बहुत ही तेज़ी की गति से तमाम काम चल रहे हैं। तो लोगों को यही उम्मीद है कि हम क्यों विकास के मामले में पीछे रहें और क्यों ना सरकार में भागीदारी करके योगेश्वर पहलवान को वोट दें। दूसरा मुद्दा, योगेश्वर सबके लिए स्वीकार्य है क्योंकि एक खिलाड़ी जो होता है वो पूरे राष्ट्र का होता है। वो जाति, धर्म, संप्रदाय, इलाकावाद सब चीज़ों से ऊपर उठ के काम करता है। खिलाड़ी और सैनिक खास तौर पर राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। जब ओलंपिक में मेडल आता है, कोई ये नहीं कहता कि भैंसवाड़ के एक ब्राह्मणों के लड़के ने मेडल जीत लिया। यही आता है कि भारत देश ने एक मेडल जीत लिया है। सेना में भी कोई सैनिक शहादत देता है तो कभी ये नहीं आता कि फलाना जाट के लड़के ने या फलाना ठाकुर के लड़के ने अब देश के लिए अपने प्राण दे दिए। यही आता है कि भारत माँ का एक सपूत आज देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। तो सैनिक और खिलाड़ी पूरे देश के लिए होते हैं और पूरा युवा वर्ग योगेश्वर दत्त के साथ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जीत के अंदर। तो हम पूरी तरह से उम्मीद में हैं कि योगेश्वर दत्त पहलवान यहाँ से जीत के जाएंगे और लंबे समय के बाद बड़ौदा का विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा, विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस के पास जो है किसान के मुद्दे को लेकर वो जो है लगातार जनसभाओं में जो है बोल रहे हैं। ऐसे में विकास मुद्दा हावी रहेगा बड़ौदा उपचुनाव में या फिर किसान आंदोलन को किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, शुरू में जब ये कृषि विधेयक पास हुआ तो कुछ किसान भ्रमित थे, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि जो मौजूदा कृषि संशोधन विधेयक जो पास हुआ है लोकसभा राज्यसभा में, जो एक्ट बना है नया, वो पूरी तरह से किसान के हित में है। अब किसान की समझ में वो बात आ चुकी है। अब हरियाणा प्रदेश में कहीं भी कोई आंदोलन नहीं है और थोड़े बहुत जो लोग हैं जिनको पता भी है कि ये किसान के हित में है, लेकिन उनके निहित स्वार्थ फिर भी उनको रोके हुए हैं क्योंकि उनका व्यक्ति विशेष से और दल विशेष से जुड़ाव है। वो सच्चाई को जानते हुए भी और ना चाह कर भी आंदोलन करने के ऊपर मजबूर हैं। कोई ना कोई उल्टी पुल्टी बात कहते रहते हैं। उनकी तरफ अब लोगों का ध्यान भी नहीं जाता, उनका ध्यान हट भी चुका है। तो कृषि संशोधन विधेयक की पूरी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। हमारे 27 आदमियों की ड्यूटी लगाई थी पार्टी ने
मुख्य रूप से सांसद, विधायक, मंत्री वगैरह, जिनमें मैं भी एक था, 2-2 गांव में हम गए थे। हमने पूरी तरह से कृषि संशोधन विधेयक के ऊपर चर्चा की लोगों के साथ, और उनकी शंकाओं का समाधान हो चुका है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मैं लंबी बात ना कह के केवल एक बात का उदाहरण दे देता हूँ। आज से 40 साल पहले या 1 आध साल ऊपर नीचे भूपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिकल फैमिली है। इनके पिताजी भी संविधान सभा के भी मेंबर रहे हैं और हरियाणा में वो खुद भी मंत्री रहे हैं। और मेरी भी 45 साल की राजनीति है, मुझे अच्छी तरह से अनुभव है और मैंने सब चीज़ों को साक्षात देखा है। कांग्रेस के समय में जिन दिनों में इनके पिताजी खुद हरियाणा में मंत्री होते थे, किसान को 10,000 रुपये सोसाइटी से लोन मिलता था और 10,000 रुपये लोन की एक कंडीशन थी कि 5,000 का आपको खाद उठाना पड़ेगा और 5,000 नगद मिलेंगे, और उसके ऊपर ब्याज की दर थी 24%। और चोर उचक्के गुंडे अपराधियों के लिए हवालात थाने में होती थी, लेकिन किसान जो डिफ़ॉल्टर हो जाता उसकी हवालात तो तहसील में होती थी। और जो अपराधी लोग थे उनके लिए कानून था हैबियस कॉर्पस एक्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून, कि 24 घंटे में अदालत में पेश करना पड़ेगा। लेकिन किसान के लिए कोई कानून नहीं था। अगर उसकी 500 रुपये की किस्त भी टूट गई तो सोसाइटी की जीप दिखते ही वो खेतों में लुक जाता, छिप जाता था, चढ़ जाता था खेतों में, और उसको धक्के से जीप में डाल के और तहसील के हवालात में बंद कर देते थे। कांग्रेस के ज़माने की बात है। और उसके लिए कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून लागू नहीं था। जब तक वो किस्त ना भर देता, चाहे 20 दिन में उससे इंतज़ाम होता, वो तब तक हवालात में बैठा रहता और उसकी जिल्लत की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर रहता। आते जाते तहसीलदार में काम करवाने वाले लोग उसको देखते थे कि ये डिफ़ॉल्टर बैठा हुआ है। यह हालत किसान की कांग्रेस के समय में थी। जैसे ही वाजपेयी जी की सरकार आई 98 में, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की और उसका लोन जो 24% था उसको 8% पर ले आए। दोबारा राजनाथ जी कृषि मंत्री बने, उन्होंने उस लोन की दर को 7% कर दिया। और आज मोदी जी सरकार ने ये कानून बना दिया, अगर कोई समय पर किसान किस्त भरता है तो 3% की सरकार उसमें सब्सिडी दे देती है। यानी जो 24% ब्याज जो किसान को लगता था वो केवल 4% पर मिल जाता है, और वो भी बैंकिंग व्यवस्था की तरह उसका क्रेडिट कार्ड बन जाता है। किसी समय जमा करवाए, किसी समय निकलवाए। बल्कि बहुत से किसान तो 4% पर पैसा लेके और 18 और 20% के ऊपर वापस ब्याज पर भी दे देते हैं काम में लेने की बजाय। हमने जो किसान को सुविधा दी है वो किसान को याद है, कांग्रेस का ज़माना भी, वाजपेयी जी सरकार का ज़माना भी और मोदी सरकार का ज़माना भी। भूपेंद्र हुड्डा अगर मेरी बात को गलत सिद्ध करना चाहे, आए मेरे सामने कि रॉबर्ट वाड्रा को एक स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी नाम की कंपनी उसने खोली और उसको एडवांस में ज़मीन का सौदा करवा दिया डीएलएफ से, 7.5 करोड़ रुपये बयाना दिलवा दिया, उसको 3.5 एकड़ ज़मीन दिलवा दी और फिर उसको सीएलयू दे के और वापस 58 करोड़ में वो डीएलएफ को ही दे दी। अब इतना बढ़िया बिजनेस तो कोई हो ही नहीं सकता। एक ही किसान था इसकी नज़र में, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका का घरवाला, जिसको इसने लगातार फ़ायदा पहुंचाया। और तो हमने कोई किसान इसके ज़माने में देखा नहीं जिसको इसने लाभ पहुंचाया हो। बल्कि 1400 एकड़ ज़मीन किसानों की सेक्शन 4 और 6 के नोटिस गुड़गांव में लगाए, और जब बिल्डर्स ने वो 40 लाख रुपये एकड़ में खरीद ली, क्योंकि सरकार का नोटिफिकेशन 20 लाख का था एक्वायर का, बिल्डर ने 40 लाख में खरीद ली तो उसके फिर सेक्शन 4 भी ख़त्म कर दिया, सेक्शन 6 भी ख़त्म कर दिया, और बिल्डर्स को उसके लाइसेंस देते ही वो ज़मीन 4 करोड़ रुपये एकड़ की होगी। अब ये कौन सा किसान नेता है भूपेंद्र हुड्डा, हमारी तो समझ में आती नहीं। कोई एसवाईएल का पानी के ऊपर इसी की सरकार के मुख्यमंत्री ने, अमरिंदर सिंह ने, तमाम समझौते पंजाब की विधानसभा में रद्द कर दिए। ये एक शब्द सोनिया के सामने नहीं बोल सका कि या तो अमरिंदर को कांग्रेस से निकालो या एसवाईएल के समझौतों को रिक्लेम करो। एक शब्द नहीं बोल सका ये। अब कैसा किसान है हमें तो समझ में नहीं आती। ये पानी को तो पानी बोलता है और पोलियों को पोली बोलता है। अब किसान कौन सा है मुझे तो इसकी समझ में नहीं आती। ये भ्रमित कर रहे हैं ये लोग। इनका किसान से कोई सरोकार नहीं है। इनके मुंह का जो इनको खून लगा हुआ था वो हट चुका है। अब कितने दिन इनकी जीभ लपलपाती है, वो लपलपाती रहे, कोई चांस नहीं मिलने वाला है। गुजरात में 30 साल से सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश में 30 साल से सरकार चल रही है, और हरियाणा में भी ये कम से कम 15-20 साल और चलेगी। इनका सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाएगा। बड़ौदा का चुनाव ये सिद्ध कर देगा।
देखिए जांगड़ा साहब, ये एक राजनीति की कड़वी सच्चाई है कि हरियाणा ही नहीं पूरे देश में जो है राजनीति में जातीय ध्रुवीकरण चलता है। ऐसे में ड्यूटी का आप जिक्र कर रहे थे तो हम देख रहे हैं कि इसी बीजेपी का जो संगठन का जो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है उसमें कास्ट के हिसाब से वोटरों से बातचीत करने के लिए, उनके जो मंतव्य हैं उनको सेट करने के लिए बीजेपी का हर गांव में जो है जातियों के हिसाब से प्रचारक जो हैं, नेता जो हैं बुलाए जा रहे हैं। ऐसे में भी हमें भी ये लगता है कि जैसे रामचंद्र जांगड़ा जी पिछड़ा वर्ग के बहुत बड़े नेता हैं। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जातीय ध्रुवीकरण के हिसाब से कितनी मजबूत स्थिति आप अपनी देखते हैं? देखिए, पहली बात तो बीजेपी जातीय ध्रुवीकरण में विश्वास रखती नहीं है, बीजेपी राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है। बाकी ये हम सब का दुर्भाग्य का हो या देश की संस्कृति का वो कहो, सर जातीयता सबका साथ सबके जातीयता इतनी गहरी जड़ें हमारे समाज में हैं। हम धर्म बदल सकते हैं। मैं आज दाढ़ी रख लूँ, सिर पे के ऊपर पगड़ी रख लूँ, मैं सिख बन जाऊँगा। मैं मूछ कटा लूँ, दाढ़ी रख लूँ, गोल टोपी कर लूँ, मैं मुसलमान हो जाऊँगा। लेकिन जाति मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। आदमी धर्म बदल सकता है, जाति नहीं बदल सकता है। और आज भी जाति की मानसिकता से हिंदुस्तान का आदमी ग्रस्त है। हम देखते हैं रोज़ाना बच्चों की ऑनर किलिंग होती है, तो कहीं ना कहीं जाति का कोटे वो पूरे समाज कितने प्रतिशत जो है मतदान जो है बीजेपी के पक्ष में, लेकिन क्या लगता है? जहाँ तक आपने पिछड़े वर्ग की बात की है, पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से बीजेपी का बेस वोट है, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक उन लोगों को बहकाया है, उनको भ्रमित किया है, उनका शोषण किया है। इतने लंबे समय तक पंडित नेहरू ने कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट का लागू नहीं किया, इंदिरा जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। अब नरेंद्र मोदी जी ने आके बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया है। अब सारा जो रिजर्वेशन का जो मामला है वो कमीशन के पास जाएगा। किसी जाति को अगर रिजर्वेशन लगता है कि हम उपेक्षित हैं और हमें रिजर्वेशन चाहिए नौकरियों में, तो वो सीधा आयोग के सामने अपनी एप्लीकेशन देंगे। आयोग उस बात की जांच करेगा, उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, आयोग की सिफारिश जाएगी उनके पक्ष में, तो केंद्र सरकार के लिए मजबूरी होगी उस जाति को आरक्षण के दायरे में लाना। और अगर आयोग कहेगा कि ये जाति पूरी तरह से समृद्ध है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से एडवांस है, इसको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी केंद्र सरकार आयोग की सिफारिश की अवहेलना नहीं कर सकता है। इसलिए पहली बार इस मुद्दे को ख़त्म किया है। आयोग को संवैधानिक दर्जा अगर दिया है तो केवल मात्र नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। तो पिछड़े वर्गों को अब पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि रचनात्मक जो काम है, जैसे आज मोदी जी ने कहा है कि स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, तो आत्मनिर्भर भारत और कुशल भारत, तो कुशलता के दायरे में तो तकरीबन कारीगर लोग आते हैं, और कारीगर लोगों के हाथ को काम चाहिए, उनको काम करने के लिए मुद्रा लोनिंग के जरिए पैसा चाहिए, एमएसएमई के जरिए पैसा चाहिए, वो केंद्र सरकार ने रास्ते खोल दिए हैं। तो बैकवर्ड क्लासेस का सारा भ्रम दूर हो चुका है। वो पूरी तरह से बीजेपी का आधार वोट बैंक है और 100% बीजेपी को वोट देगा। यह देखने वाली बात होगी कि विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और किसान के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने में कितनी सफल होती है। लेकिन फिलहाल जो है बड़ौदा हल्के का राजनीतिक जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। तमाम खबरों की अपडेट पाने के लिए बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।